नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक उत्कृष्ट साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें सम्राट अशोक जैसा एक महान शासक हुआ, जिसने अपनी नीतियों के द्वारा उस साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की, जिसके कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण है अशोक का धम्म। अशोक की कलिंग विजय भारतीय इतिहास की विभाजक रेखा है। इस युद्ध की क्षति से अशोक पश्चाताप एवं ग्लानि से भर उठता है तथा युद्ध क्षेत्र में ही युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की घोषणा करता है। वह यथार्थवादी व व्यवहारिक शासक था। कलिंग विजय से उसका साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पूर्ण हो गया था। अधिक विस्तार न तो वांछनीय था और न ही संभव, और जो थोड़े क्षेत्र प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, उन पर भी इस युद्ध के बाद अशोक का सकारात्मक रूप में प्रभाव पड़ा होगा। शांति, अहिंसा, भौतिक संस्कृति के प्रसार व सामाजिक सौहार्द के द्वारा ही साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता था। अशोक ने इस तथ्य को पहचान कर व्यवहार समता व दंड समता पर आधारित जाति एवं विकृत परंपराओं से मुक्त समाज की परिकल्पना की। सिर्फ मानव ही नहीं, पशुओं के हित एवं वृक्षारोपण को भी इस परिकल्पना में शामिल किया गया। इस परिकल्पना को उसने विभिन्न प्रस्तर शिलाओं पर अमरत्व प्रदान किया। यही परिकल्पना अशोक की धम्म कहलाई। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों व नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। प्राय यह आक्षेप लगाया जाता है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का पर्याय है, किंतु अशोक ने कभी भी अपने धम्म में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख तक नहीं किया और न ही धम्म को निर्वाण का मार्ग बताया। उसने अपने धम्म के अवलंबन का परम लाभ स्वर्ग प्राप्ति बताते हुए स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किया, जबकि बौद्ध धर्म में तो स्वर्ग न ही देवताओं की प्रतिष्ठा है। अशोक ने धम्म महामात्र, रज्जुकों, युक्तों, प्रादेशिकों जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका मुख्यतः कार्य धम्म का प्रचार था। अशोक ने इन पदों पर किसी भी बौद्ध भिक्षु को नियुक्त नहीं किया। यदि वह बौद्ध धर्म का पर्याय होता तो वह बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति इन पदों पर अवश्य करता। अतः अशोक का धम्म किसी धर्म का पर्याय न होकर एक आचार संहिता थी। यह सभी विचारों एवं मान्यताओं से निरपेक्ष सभी धर्मों का सार तत्व था। इस धम्म का आधार पंचशील था। इसके पंचशील तत्व थे: सद्गुणों का विकास, अवगुणों का दमन, वृद्धजनों, माता पिता, मित्र, दास, सेवक सभी के प्रति सद्व्यवहार, स्वयं के कर्मों का विश्लेषण एवं सभी के प्रति सहिष्णुता की भावना इस धम्म का मूल स्रोत था। धम्म में सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, उदारता व दान आदि सद्गुणों का विकास कर क्रोध, ईर्ष्या, काम, मद, लोभ, क्रूरता व प्रचंडता आदि अवगुणों को शमित करने की सलाह दी गई। सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे का सम्मान करने व उनके ग्रंथों के अध्ययन की बात इसमें कही गई है, जिससे लोग धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एकीकरण व सामाजिक समरसता में योगदान दे सकें। यह पारस्परिक सहयोग तत्कालीन समय की मांग थी। अशोक अपने साम्राज्य में किसी भी विघटनकारी तत्व को पनपने का अवसर नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका लक्ष्य था साम्राज्य का एकीकरण। क्या हमें वर्तमान में ऐसे ही धम्म की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती? अशोक का धम्म कालजयी व सार्वकालिक है। अशोक स्वयं दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है कि धम्म क्या है, कियमचु धम्मे।
फिर वह दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में इसका उत्तर देते हुए कहता है कि ए पासी नवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चे धम्मा। अर्थात पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य एवं शुद्धि ही धम्म है। इन चीज़ों को व्यवहार में लाने के लिए प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों से अच्छा व्यवहार, दासों से अच्छा व्यवहार, कम खर्च, कम संचय आदि इसके लिए आवश्यक माने गए। इसके अलावा क्रोध, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण भी अशोक ने आवश्यक बताया। अशोक ने प्रजा को धम्म का आदेश देने से पूर्व स्वयं के जीवन में भी इसे पालित किया। उसने अपव्ययी राजकीय समारोह, उत्सवों, हिंसक प्रदर्शनों, खेलों तथा जानवरों के व्यर्थ शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिए एवं धम्म के प्रतिपादन हेतु साम्राज्य का स्वयं ने भ्रमण किया। कृषि एवं व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था हेतु जानवरों तथा निवेश योग्य पूंजी की आवश्यकता थी। इनकी पूर्ति हेतु धम्म के ये तत्व सहयोगी सिद्ध हुए। धम्म के मानवीय तत्वों के आरोपण हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिनका मुख्य कार्य बंदी गृह का सुधार था। वह अपराधियों को नहीं, अपराधों को दंड देना चाहता था। सार्वजनिक कार्यों पर ध्यान देते हुए नैतिकता व न्याय पर विशेष बल दिया गया। इन कार्यों से अवश्य ही अशोक की लोकप्रियता में वृद्धि हुई होगी। अशोक ने धम्म को लोगों तक प्रचारित करने के लिए पाषाणों का सहारा लिया। उस समय उपग्रह टेलीविजन के अभाव में संचार माध्यमों के यही स्रोत हो सकते थे। अशोक ने सिर्फ साम्राज्य में ही नहीं, पड़ोसी राष्ट्रों में भी धम्म का प्रचार किया। विश्व शांति की तरफ भारत की ओर से उठाया गया यह प्रथम कदम माना जा सकता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अतः अशोक का धम्म किसी धार्मिक व्यवस्था के विपरीत नैतिकता के नियम थे। वह सिर्फ अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता था। धम्म के माध्यम से सदाचारी व उद्यमी जीवन का प्रतिपादन किया गया। धम्म के प्रचार से अशोक एक निर्भय, समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या अशोक का धम्म असफल हुआ? तो हम देखते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म की सफलता का दावा किया है, किंतु यह दावा अतिरंजित प्रतीत होता है। अशोक का धम्म अपने समय से बहुत आगे था। जनता इस धम्म का सार समझ ना सकी और इसे बौद्ध धर्म का पर्याय मानने लगी। अशोक का धम्म कोई सामाजिक आधार भी प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारियों के काल में धम्म के विषय में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। यदि उसका धम्म सफल होता तो तत्कालीन समाज में सभी प्रतिवाद समाप्त हो गए होते तथा मौर्य साम्राज्य चिरकालीन हो गया होता, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। संभवतः पड़ोसी राष्ट्रों ने भी अपने यहाँ किए जा रहे धम्म प्रचार को हस्तक्षेप के रूप में लिया होगा और यह भी प्रतीत होता है कि अशोक अंतिम समय में धर्म के प्रति आग्रही हो गया था, किंतु धम्म को वह सफलता नहीं मिली जो अशोक चाहता था। यह संभव है कि तत्कालीन समाज में धम्म असफल रहा हो, किंतु वर्तमान में यह भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग है तथा आज भी प्रासंगिक है। अंततः धम्म को हम विफल तो नहीं कह सकते। तो ये था अशोक के धम्म के बारे में। विद्यार्थियों।